एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 5 और ये है इसका लास्ट पार्ट। और इस पे हम लोग बहुत सारी चीजें लाइक बर्नौलीज प्रिंसिपल है और उसके एप्लीकेशंस हैं और भी बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए जिससे कि आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा होगा और कुछ थियरीज भी हम समझेंगे। आप लोग मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह प्रॉपरली ले सकते हो और या फिर ईमेल करके इस पूरी पीडीएफ की नोट्स ले सकते हो। ओके, सारी की सारी नोट्स हैंड रिटन होंगी। चलो सो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है विस्कोसिटी के बारे में अपने चैप्टर का। इसके बाकी की सारी चीजें हमने पहले ही पढ़ लिया है। सो विस्कोसिटी क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले। तो विस्कोसिटी जो होता है ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि जो भी विस्कोसिटी थी 11th के केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था विस्कोसिटी के बारे में। सो वहाँ पे क्या पढ़ा था, फ्लूइड के बारे में ही पढ़ा था। लाइक वहाँ पे मिल्क है या फिर वाटर है या फिर कोई भी अनदर फ्लूइड्स का एग्जाम्पल से ही हमने विस्कोसिटी के बारे में समझा था। ठीक है, सो जो विस्कोसिटी होता है उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करते हैं और जो ये मेनली होता है ना ये फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्लूइड पे फोकस करता है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बोलने का मीनिंग क्या है कि सपोज आपने सपोज यहाँ पे एक सरफेस है और आपने यहाँ से कोई भी फ्लूइड नीचे गिरा दिया। सो ये फ्लूइड क्या होगा, ऐसे सपोज बह गया। ठीक है, सो नीचे जब ये बह रहा होता है ना, ऐसे मूव कर रहा होता है फ्लूइड, सो उसके जो मॉलिक्यूल है फ्लूइड्स के वो यहाँ पे जो सरफेस है सरफेस से कैसे फ्रिक्शन कर रहे होते हैं उसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। सो उसी फ्रिक्शनल फोर्स की स्टडी हम लोग किस में करते हैं, फ्लूइड्स की विस्कोसिटी टॉपिक में करते हैं। ओके, अब जो ये विस्कोसिटी होता है ना इसकी डेफिनेशन प्रॉपर अच्छे से आप लोग देख लो। विस्कोसिटी ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये जो होता है जो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशंस बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स। ये बोलने का मीनिंग क्या है यहाँ पे आप अच्छे से समझना। सपोज ये सरफेस है और मैंने बहुत सारी यहाँ पे लिक्विड्स है। ठीक है, यहाँ पे सपोज एक लिक्विड है और मैंने उसको थोड़ा सा जूम कर दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे लिक्विड की लेयर होगी। ये जो लेयर है ये सारी यहाँ पे लिक्विड्स की सपोज लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना। सो लेयर जो होते हैं ये ड्रैगिंग फोर्स, यानी कि ड्रैग मीन सपोज यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है और इसके ऊपर दूसरा कॉइन रखा हुआ है। सो ऊपर वाले कॉइन में अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो हल्का सा आगे की तरफ ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, सो यही ड्रैगिंग फोर्स इन फ्लूइड्स के लेयर में अप्लाई होता है। सो जो फर्स्ट लेयर है, सपोज ये जो फर्स्ट लेयर है इस लेयर में ड्रैगिंग फोर्स अप्लाई हुआ तो ये आगे की तरफ खिसक जाएगा और फिर आगे ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझा होगा। फिर ये जो ऊपर वाला ये ऊपर जाएगा, जो सेकंड वाला ये ऊपर जाएगा, फिर ऐसे इसमें ड्रैगिंग फोर्स अप्लाई होगा और ये आगे आ जाएगा। फिर ऐसे इसमें आगे जाएगा, फिर ये वाला भी आगे ड्रैगिंग फोर्स, फिर ये उसके आगे आ जाएगा। फिर ऐसे ऐसे कर करके ड्रैगिंग फोर्स अप्लाई होता है और इनमें इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि जो सबसे टॉप वाला है सबसे डाउन में आएगा, फिर उसके नीचे वाला उसके ऊपर जाएगा। फिर ऐसे ही करते करते जो फ्लूइड होता है आगे की तरफ मोशन करते रहता है विद रिलेटिव मोशन। ठीक है, सो जो विस्कस फ्लूइड होता है ना वही ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता है। जो विस्कस फ्लूइड नहीं होता है वो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से, ये है विस्कस फ्लूइड, यानी कि जो विस्कस फ्लो है किसी भी फ्लूइड का ये ऐसा होता है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक लाइन से पैरेलल नहीं होते। ठीक है, मतलब पैरेलल तो रहेंगे बट डायरेक्शन उनका हल्का सा इधर उधर रहेगा, बस ऐसा आपको समझना है। यानी कि जो लेयर्स होंगी ना, लेयर्स, ये फर्स्ट लेयर है, फिर ये सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ये जो लेयर्स होंगी ये फ्लो की, इनकी लेयर जो सेंटर वाली होगी वो सबसे आउटर मोस्ट में होगी। ठीक है, जब आपने किसी भी मिल्क को या फ्लूइड को बहते हुए देखा होगा तो सबसे टॉप नॉच पे ये सेंटर की लेयर सबसे आगे होती है, टॉप की सबसे पीछे और सबसे नीचे वाली तो सरफेस में अटैच होती है, बट जो मिडल वाली होती है सबसे फ्रंट में होती है। ठीक है, सो ऐसा होता है विस्कस फ्लो। ठीक है, जिसमें कि सारे के सारे लेयर्स का जो नीचे अंदर लेयर होती है फ्लूइड के अंदर जो बह रहा होता है उसके अंदर रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, जो विस्कस ड्रैग है ये क्या होता है ये मोस्टली समझते हैं। ये एक शॉर्ट रेंज ऑफ मॉलिक्यूल में जो भी कोहेसिव फोर्स अप्लाई होता है ना, अब ये फोर्स ही तो अप्लाई हुआ था तभी तो यहाँ पे सारी चीजें मतलब हुई थी। ठीक है, अगर कोहेसिव फोर्स अप्लाई नहीं होता तो ये मॉलिक्यूल ना ऊपर जाता, फिर मॉलिक्यूल्स का ये इसके ऊपर गया और ये सबसे टॉप वाला सबसे नीचे आया। सो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो सिमिलर मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो फोर्स होता है उसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं और यही फोर्स यहाँ पे फ्लूइड में अप्लाई होता है। ओके, ये चीजें आपको समझ के रखनी है। जो कोहेसिव फोर्स है गैसेस के अंदर, यहाँ पे कोलिजन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। जो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हैं उनके बीच में होता है। ये चीजें आपको समझ के रखनी है अच्छे से। और जो नॉन विस्कस फ्लूइड होता है वो कुछ ऐसा है,
यानी कि यहाँ पे कोई भी लेयर्स के अंदर जो भी मतलब फ्लो है, यहाँ पे कोई फास्टेस्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल, एकदम नॉर्मल तरीके से जो फ्लूइड्स होते हैं वो टोटल नॉर्मल तरीके से, और सारे लेयर की जो वेलोसिटी होती है वो एग्जैक्टली सिमिलर होती है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे नॉन विस्कस फ्लूइड में, यहाँ पे जो विस्कस फ्लूइड है इसमें सेंटर की वाले जो लेयर, इसकी जो वेलोसिटी है बहुत फास्ट है। इसमें क्या होता है, सारे के सारे लेयर की वेलोसिटी एग्जैक्टली सिमिलर होती है। ठीक है, सो ये होती है विस्कोसिटी। किसी ने पूछा विस्कोसिटी क्या होता है, तो बता देना कि रिलेटिव मोशन ऑफ द लेयर्स प्रेजेंट इन द फ्लूइड इज द थिंग बट विस्कोसिटी। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अभी विस्कोसिटी ग्रेडियंट के बारे में समझ लेते हैं। ये क्या होता है, प्रॉपर डेफिनेशन एग्जाम में इसी तरह लिख देना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि डीवी। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझ लो, जो v होती है ये वेलोसिटी होती है, बट अगर इसमें यहाँ पे d लगा दिया, ये क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस dx, सपोज dx मैंने डिस्टेंस मान लिया, मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी लेयर, जो लेयर मूव नहीं कर रही है वहां से मेजर किया है, इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे क्या अपने को देखना है, वेलोसिटी के ऊपर, यानी dv अपॉन dx ये क्या है, अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट है। यानी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इज देयर टू कवर दिस मच अमाउंट ऑफ डिस्टेंस लाइक dx। ओके, सो ये चीज याद रखना, dx को कवर करने के लिए कितना dv यानी कि आप अप्लाई कर रहे हो, यानी कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है जो कि आपने अप्लाई किया है किसी भी मोशन, किसी भी लेयर में। ठीक है, ये होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, समझते हैं ये क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो अब यहाँ पे न्यूटन आ गया। न्यूटन ने हर जगह, फिजिक्स में साउंड हो चाहे कोई भी ग्रेविटी हो, हर जगह, चाहे कैलकुलस, आप जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सारी चीजें पढ़ रहे हो ये कैलकुलस के अंदर आता है, तो ये सारी चीजें भी न्यूटन ने ही प्रपोज किया है। ठीक है, ये चीज याद रखना। सो न्यूटन ने ही सारी चीजों को बनाई है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी का लॉ है इसे भी न्यूटन ने दिया है, मतलब न्यूटन को सारी चीजें आती है, सोच लो आप कितना दिमाग वाला है। सो यहाँ पे फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो, जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो स्टेडी फ्लो होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो में नॉर्मली, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो का एकदम अपोजिट है ये। रेनॉल्ड नंबर यहाँ पे जो होता है 1000 से मतलब नॉर्मली कम होता है। सो ये सारी चीजें समझ के रखनी है, इसके पहले के पार्ट में हमने देखा था। सो जो विस्कस फोर्स होता है ना एक्टिंग ऑन अ लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्ड को ध्यान देना, टू द एरिया, ठीक है, यहाँ पे अच्छे समझना, ऑफ द लेयर एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यहाँ पे क्या बोला कि जो यहाँ पे फोर्स है, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया एंड जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है डीवी अपॉन डीएक्स। ये तो वेलोसिटी ग्रेडियंट था ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, डीवी अपॉन डीएक्स। तो इसको क्या है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। सो मैंने जो ऊपर वर्ड लिखा है ना उसी को यहाँ लिख दिया, और इस लॉ को किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। सो बोलना मत किधर से आया, न्यूटन ने इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। अब ना हमको पता है कि भाई अगर सपोज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, सो 10th से पढ़ते आ रहे केपलर लॉ से कि अगर सपोज ए यहाँ पे है और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, सो एक इक्वल लिखो और यहाँ के यानी कांस्टेंट लिख के बी लिख दो, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे वो सी हो, एन से दिखाओ, कैसे भी दिखाओ, बट एक कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम करेंगे गायब, और यहाँ पे लाएंगे इक्वल साइन जो यहाँ पे है, और उसके जगह में एक वर्ड ले लिया जिसको हम ईटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईटा। ठीक है, ये एन नहीं है, ईटा है। ठीक है, एन ए यहाँ पे ईटा ए इंटू डी ए अपॉन डी एक्स, बाकी चीजें सेम रहेंगी। जो ईटा है ये क्या है, कांस्टेंट है, और इसी ईटा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, नाउ समझ गया होगा आपको अभी कि जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एरिया एंड जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल या जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट को इनको प्रोपोर्शनल था। फिर हमने इक्वालिटी का, जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको इक्वल के साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो अपने को मिला ईटा। न्यूटन ने यही लिया था, आप के ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट न्यूटन ने ईटा वर्ड लिया था तो आपको भी यही लेना पड़ेगा। और ये जो ईटा है इसको बोला न्यूटन ने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो नाउ अब आप समझ चुके हो। सो कोएफिशिएंट ऑफ जो विस्कोसिटी है उसका फॉर्मूला और अच्छे से उसकी यूनिट वगैरह निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस इक्वेशन से एन को मैंने ले लिया साइड में, यानी कि यहाँ पे जो हुआ है ना ये सारी चीजें जो ए डी वी अपॉन डी एक्स, इसको एफ के अपॉन में ले लूंगा ऐसे करके अपॉन में, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी देखो सारी चीजें ईटा को साइड में रख लिया और एफ के अपॉन में ए डी वी अपॉन डी एक्स रख लिया। जहाँ पे ए है ये क्या है, एरिया, नॉट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है यहाँ पे समझना, सपोज आपके सामने एक वायर है और ये आपकी वायर है, और ये जो वायर का ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, बट यहाँ की हम ये बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल एरिया ऑफ लेयर। सपोज एक यहाँ पे सरफेस है और यहाँ पे आपने फ्लूइड गिरा दिया, सो यही जो टोटल एरिया है, ये जो टोटल एरिया है ना इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ए बोल रहे हैं, एरिया ऑफ लेयर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से।
तो यहाँ पे जो एरिया होती है इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, फोर्स की जो यूनिट होती है ये न्यूटन सेकंड न्यूटन होती है। सो यहाँ पे इसकी जो ईटा की यूनिट है ये मिल गई। और जो ईटा होता है यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या होता है, चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या होगा, ईटा की वैल्यू भी चेंज होती है। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। बस सिंपल सा कोएफिशिएंट, ये जो विस्कोसिटी, सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में हमेशा पूछता है, स्टोक्स लॉ के बारे में। और ये लॉ आपको एज इट इज एग्जाम में लिखना पड़ेगा बिकॉज ये लॉ है एक टाइप का। सो ये लॉ क्या बोलता है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान देना अच्छे से। जो विस्कस फोर्स है एफ जो भी हम लोग को मिला है, ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है। जो यहाँ लिखा है वही चीज ऊपर वर्ड के फॉर्म में हम रीड करेंगे, वही लॉ है, जस्ट लॉ है इसलिए रीड कर रहे हैं। ठीक है, सो विस्कस फोर्स यानी एफ बी यानी विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। किसी एक विस्कस मीडियम से आपने किसी भी स्फीयर को फेंक दिया है। ठीक है, सपोज अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक सरफेस है, यहाँ पे आपने मिल्क गिरा दिया था अच्छे से, अब यहाँ पे आप एक स्फीयर को फेंको नीचे। ठीक है, सो वो कैसे जाएगा, ऐसे सारी की सारी लेयर साइड में हो जाएंगी और ये जो पूरा स्फीयर रहेगा नीचे की तरफ जाएगा, कुछ वैसा ही है। तो वहां पे जो फोर्स क्रिएट होगा उसे हम बोलेंगे विस्कस फोर्स। जो ये लेयर की वजह से उस स्फीयर में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स। तो जो वो विस्कस फोर्स होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड इट्स वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो जा रहा होगा थ्रू द फ्लूइड, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज ईटा ऑफ अ फ्लूइड। यानी कि जो अभी पढ़ा वही, यानी कि जो फोर्स है ये विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ दैट स्फीयर, यानी कि ईटा आर वी। एम्पिरिकली यहाँ पे हम अगर ऑब्टेन करें, यानी कि जब हम लोग जैसे कि यहाँ पे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी था, इस साइन को हम लोग अगर गायब कर दें सो अपने को मिलेगा A इज इक्वल टू के बी, ये अपने को मिल जाएगा। समझ है कि नहीं, वेयर के इज कांस्टेंट। यहाँ पे न्यूटन ने क्या लिया, जो स्टोक्स थे, ये साइंटिस्ट थे, सॉरी जो स्टोक्स है ये साइंटिस्ट ने यहाँ पे बनाया था, साइंटिस्ट का नाम है स्टोक। तो इसको क्या बोलेंगे, 6 पाई कांस्टेंट के जगह में इन्होंने सॉल्व किया, जो भी इनकी थियोरेटिकल थियरी थी उसके के जगह में इन्होंने 6 पाई एक वैल्यू ले ली, बोली यही कांस्टेंट आएगा मेरे जो भी अपना एक्सपेरिमेंट है। एम्पेरिकली इन्होंने इसे सॉल्व किया था। ठीक है, जैसे हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूलाज वगैरह निकालते हैं वैसे ही इन्होंने एम्पेरिकली सारे केमिकल्स और सारे ऐसा एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया, और बार बार उतना ही कांस्टेंट की वैल्यू आ रही थी जितनी वैल्यू 6 पाई की होती है। ठीक है, सो इन्होंने कांस्टेंट को 6 पाई मान लिया और बाकी ईटा आरवी साइड में रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे यही क्या था, उन्होंने बताया कि यही है उनका वो एक्सप्रेशन फॉर द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आप किसी भी ऐसे विस्कस फ्लूइड में कोई भी ऊपर से अगर ऑब्जेक्ट या स्फीयर गिराते हो तो उसमें जो भी इन विस्कस लेयर की वजह से उसमें फोर्स अप्लाई होगा उसे बोलेंगे विस्कस फोर्स, और वो कितना होगा, 6 पाई ईटा आर वी, जहां पे वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट स्फीयर, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी पढ़ा, एंड 6 पाई इज द कांस्टेंट नंबर। ठीक है, ये था स्टोक्स लॉ। ठीक है, यही होता है फोर्स। तो जितना फोर्स होगा बस इतनी वैल्यू आप फाइंड कर दो, बस इतना ही फोर्स अप्लाई होता है उस स्फीयर में। ठीक है, सो ये फॉर्मूला याद रखो, अभी के अभी हम यूज करेंगे आगे चल के। अब देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। सो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा फिजिक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो चलो टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं। अभी एक स्फीयर है, उसमें आपने लिक्विड में उसे फेंका। ठीक है, सो जो वो विस्कस फ्लूइड होगा वो क्या स्फीयर को जल्दी नीचे जाने देगा, नहीं जाने देगा, वो ऊपर की तरफ उसे पुल करेगा। सो उसे हम क्या बोलेंगे, अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट मींस ऊपर की तरफ फ्लो करना, और वो किसकी वजह से होगा, विस्कस फोर्स की वजह से अप्लाई होगा। बट वो जो स्फीयर होगा वो नीचे तभी भी आ रहा होगा। सो उसमें जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना फोर्स होगा, जितना उसका वेट होगा, बिकॉज जितना भी जिस बॉडी का वेट होता है उतना ही फोर्स अप्लाई होगा। और यानी कि वही फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ग्रेविटी भी उसमें अट्रैक्ट कर रही है उस स्फीयर को। और जो अपना फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है ये भी नीचे से ऊपर की तरफ उसे फ्लो कर रहा है, भाई उसको नीचे आने नहीं देगा। बट स्फीयर का जो थोड़ा बहुत mg यानी उसका वेट है वो भी थोड़ा बहुत नीचे आएगा। सो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कंक्लूड किया कि जो नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा ना, नेट डाउनवर्ड फोर्स, यहाँ पे ध्यान देना, जो Fu है एंड Fv है ये अपवर्ड फोर्स है, और जो Fg है ये डाउनवर्ड फोर्स है। इस चीज को अच्छे से समझना, Fg डाउनवर्ड फोर्स है और जो Fu एंड Fv होगा ये अपवर्ड फोर्स होगा। व्हाई, बिकॉज Fv क्या होता है, अभी अभी पढ़ा स्टोक्स लॉ में कि ये होता है विस्कस फोर्स, और Fu ये अपथ्रस्ट है जो कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स इस स्फीयर में अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ये दोनों के दोनों का फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा स्फीयर के अगेंस्ट।
और जो एफ जी है ये डाउनवर्ड फोर्स है जो कि खुद mg है, यानी वेट है उस स्फीयर का, उसके वजह से स्फीयर नीचे गिर रहा है। ठीक है, सो ये डाउनवर्ड फोर्स होगा fg। सो ये चीजें आप यहाँ पे कंसीडर करके लिख सकते हो, कंसीडर एफ जी, एफ वी, एफ यू इज दीज एंड दीज फोर्सेस। ओके, सो यहाँ पे ये चीजें आप लिख सकते हो। बाकी आगे हम अभी समझते हैं। सो रिलेशन क्या मिला, जो एग्जैक्ट कैपिटल एफ टोटल फोर्स है, ये जो मेन नेट डाउनवर्ड फोर्स है, ये क्या होगा एफ जी, यानी जितना फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस एफ वी प्लस एफ यू, टोटल अपवर्ड फोर्स यहाँ पे और टोटल डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है तभी तो स्फीयर नीचे पानी में अंदर तक यहां तक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर टोटल कितना फोर्स हो गया, सो एफ जी में से एफ यू प्लस एफ वी माइनस कर दूंगा, सो टोटल अपने को फोर्स मिल जाएगा, उसे मैंने स्मॉल एफ बोल दिया। ठीक है, और यही एक ऐसा फोर्स है जिसके वजह से कोई भी स्फीयर की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। आप थोड़ा सा फिर से समझिए, जो यहाँ पे स्फीयर है उसे मैं नीचे की तरफ फेंक रहा हूं, तो वो नीचे तो आ रहा है ना, सो आया है, इसका मतलब उसका जो डाउनवर्ड फोर्स है वो मैक्सिमम है। सो कितना होगा, उतना ही होगा टोटल मैक्सिमम फोर्स, जितना कि मैं एफ जी में से एफ यू प्लस एफ वी को माइनस कर दूं, वही मेरा क्या होगा, टोटल एफ फोर्स होगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि एफ जी एंड एफ यू कॉन्स्टेंट है, सपोज उतना ही अप्लाई होगा जितना यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे, चाहे वो इस स्फीयर के लिए हो, चाहे बड़ा सा स्फीयर मतलब उसके ऊपर अप्लाई करो, या फिर आप स्मॉल स्फीयर नीचे डालो, तो भी एफ यू एंड एफ बी तो सेम होगा ना, बिकॉज मॉलिक्यूल तो वाटर के या लिक्विड के सेम है। ठीक है, सो एफ जी एंड एफ यू कॉन्स्टेंट है, तो मैंने मान लिया कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स भी कांस्टेंट होगा, बिकॉज क्योंकि उतना ही फोर्स से ये स्फीयर भी नीचे आएगा जितने फोर्स से लिक्विड अप्लाई हो रहा था। समझ गया। सो अभी हम यहाँ पे चीजें लेते हैं जहाँ पे आर एम है, ये जो सिग्मा है, एन ईटा है, और ये जो रो है, ये सारी चीजें मास, रेडियस ऑफ स्फीयर, डेंसिटी, मीडियम, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सारी चीजें हैं। लेट कंसीडर कर लिया। ठीक है, सो टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, जितना नीचे का फोर्स होगा उतना ही ऊपर का भी फोर्स होगा, तभी ये जो स्फीयर है आराम से नीचे नीचे आ रहा है। ठीक है, सो जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स है वो कितना है, जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा। टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, विस्कस फोर्स एंड जो आउट एंड ड्यू टू मीडियम है, यानी कि एफ यू अपथ्रस्ट, ये होगा। ठीक है, तो जो विस्कस फोर्स है वो कितना होता है, 6 पाई ईटा आर वी, अभी देखा। और जो यहाँ पे जो ये मीडियम का फोर्स है वो कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब और रो आर जी, ये इतना रहेगा। ये कैसे आया, ये थोड़ा सा अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग को पता है डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मास अपॉन कितना होता है, वॉल्यूम होता है। समझ गया कि नहीं अच्छे से, ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। वॉल्यूम क्या होता है, जो किसी भी चीज का वॉल्यूम है वो कितना होता है, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये मास है, मास कितना, यहाँ पे थोड़ी सी और हम लोग एक चीज देख लेंगे जो अपना वेट होगा वगैरह। ठीक है, सो यहाँ पे वेट की बात करेंगे अभी यहाँ पे, तो mg आ जाएगा टोटल वेट यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वेट की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे टोटल mg आ जाएगा। m की जगह में हमने सिग्मा ले लिया है। ठीक है, सो 4/3 पाई आर सिग्मा, ये वर्ड अपने को मिलेगा बाय मीडियम। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर हमने यहाँ पे और टोटल डाउनवर्ड फोर्स भी यहाँ पे इतना ही रहेगा। ठीक है, ये चीजें आप अच्छे से समझ के रखो। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं यहाँ पे वेट इज इक्वल टू mg वगैरह में जो भी अपना सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 6 पाई nrv हमने इधर रखा, और बाकी चीजें देखो यहाँ पे माइनस साइन से माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस कर दिया मतलब क्या, ये जो 4/3 पाई आर रोजी है और ये 4/3 पाई आर क्यूब इधर जो रोजी है, इन दोनों को माइनस माइनस कर दिया। इस चीजों को आपको अच्छे से समझ के रखना है। फिर 4/3 पाई आर क्यूब जो है और जी, इसको कॉमन ले लिया, और देखो एक साइड में क्या है, यहाँ पे रो है और माइनस सिग्मा। जो सिग्मा और रो है ये दोनों डेंसिटी है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि जो रो है वो पूरी की पूरी लिक्विड की डेंसिटी है, और जो ये पूरा सिग्मा है अपना, ये सिग्मा, ये सिर्फ मीडियम की डेंसिटी है। ठीक है, इस पूरे लिक्विड मीडियम की डेंसिटी है। ठीक है, इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। फिर जो 4/3 पाई आर क्यूब है इसको कॉमन रखा, और बाकी सिग्मा माइनस पाई, और यहाँ पे ये क्या था, v, तो सिर्फ यहाँ से v को ही साइड लिया और बाकी 6 पाई ईटा आर वी अपॉन में रख दिया। फिर देखो ये सारी सारी वैल्यू आ गई। आप इसमें से 4/3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 से कट कर दोगे, फिर 2/9 आपको मिल जाएगा। फिर v अपने को ये यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, सो इतना यहाँ पे वेलोसिटी होती है, और यही होती है वो स्पीड, जिस स्पीड से ये स्फीयर क्या कर रहा था, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था। सो ये v कितना था, 2/9 आर क्यूब जी, और जो भी यहाँ पे रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा है, यही होती है इसकी वेलोसिटी। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में समझते हैं। एक दो बार वीडियो रिवाइंड करके देखोगे आपको जरूर समझेगा। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझ लेते हैं। यानी कि सपोज आपके पास एक पाइप है,
ठीक है, आपके पास एक पाइप है और उस पाइप के थ्रू आपने कोई भी लिक्विड को फ्लो कराया है। सो थोड़ी सी चीजें मैं खुद यहाँ पे बता देता हूँ। जो यहाँ पे पाइप इसका यहाँ पे ब्रॉडर एरिया है, यहाँ पे बहुत सारा नैरो एरिया है। सो नैरो एरिया में जो स्पीड होगी बहुत ज्यादा फास्ट फ्लो करेगी वाटर लिक्विड की, और जो ये ब्रॉडर एरिया में जो स्पीड होगी बहुत कम हो जाएगी। बिकॉज जो यहाँ पे स्मॉलर एरिया है, यहाँ पे जो नैरो एरिया है, नैरो एरिया में क्या होगा, जो फ्लूइड होगा उसमें इनके वॉल का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जिसके वजह से फ्लूइड बहुत ज्यादा मैक्सिमम फ्लो करेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, और वेलोसिटी भी हाई हो जाएगी। बट ब्रॉडर एरिया में क्या होगा, एरिया बहुत मैक्सिमम है और फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, बिकॉज प्रेशर भी फ्लूइड का कम हो जाता है। इसके लिए जो ये यहाँ पे EFG वाला एरिया है, ये जो EFG वाला एरिया है, यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत कम होगी, और PQRS वाले एरिया में फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। सो स्टार्टिंग में हमने V1 डेल्टा टी ले लिया वेलोसिटी, और यहाँ पे V2 डेल्टा टी वेलोसिटी ले लिया, एरिया A1 A2 ले लिया, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ, यही यहाँ पे कंसीडर वगैरह जो मैंने अभी बता दिया, यही सारी चीजें यहाँ पे करके रखा है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वाला यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम है वो दूसरा वाला एरिया एंड वॉल्यूम के इक्वल होगा, जहां पे एरिया एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यही होती है अपना कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। मतलब कि बोलने का मीनिंग है कि जितना एरिया में फ्लूइड यहाँ पे होगा उतना ही एरिया में फ्लूइड यहाँ भी होगा, ठीक है। जितनी एरिया हो या फिर इसकी जितनी वॉल्यूम हो, उस वॉल्यूम और एरिया जितना यहाँ पे फ्लूइड रहेगा ना इस वाले एरिया में किसी भी पाइप के, उतना ही फ्लूइड इधर भी फ्लो होगा। बस जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, वेलोसिटी का, मतलब कि स्पीड का, ठीक है। इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है। यहाँ पर भी देखो, आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे रो एंड रो डेंसिटी दोनों पूरे वाटर के सेम होगी, टाइमिंग भी एकदम सेम होने वाला है। बस यहाँ पे A2 V2 और ये जो A1 V1 है यही इक्वल आएगा, बस यही आपको समझना है। वाई ये इक्वेशन कहाँ से आया था, तो सिंपल सी बात है, जो मास ऑफ फ्लूइड इन अ सेक्शन EFGH इज इक्वल टू मास इन अ फ्लूइड इन सेक्शन PQRS। वाई यहाँ पे आपको समझना है, जितना इस एरिया में फ्लूइड का मास होगा उतना इधर भी होगा। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि पाइप के एक एरिया में अपने आप कहीं से जादू से फ्लूइड ज्यादा एक्स्ट्रा आ जा रहा है और कि फिर दूसरे एरिया में फ्लूइड बहुत मतलब अलग तरीके से आ जा रहा है। सो ऐसा तो कोई रिलेशन है ही नहीं। और ये कहाँ से आया है, जो यहाँ पे रो A1 V1 है, सो ये रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आप जानते ही हो, ठीक है। सो मास की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, रो V हो जाएगा, ठीक है। सो मास ऑफ एरिया EFG एंड मास ऑफ सपोज एरिया, तो यहाँ पे जो मास है दोनों का इक्वल है। सो एक मास से रो V, इससे भी रो V आ गया, ठीक है। ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान देनी है। और जो V है यहाँ पे हमने A1 V1 डेल्टा टी ऐसे टाइमिंग ले लिया, ये रो हो गया। फिर यहाँ पे ये V से यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, A2 V2 यानी दूसरे वाले के लिए V2 डेल्टा टी, बाकी चीजें टाइमिंग सेम कट कर दिया, V1 V2 अपने को मिल गया। एट द एंड अपने को ये वाला फॉर्मूला मिला, ठीक है। चलो, जो यहाँ पे AV है ये dV अपॉन dt ये अपना एरिया है। फटाफट आपको ये चीजें समझ के रखनी है। यहाँ पे जो इक्वेशन वगैरह देके रखा है यही होता है कंटिन्यूटी ऑफ डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। जो फ्लूइड होता है यही सारी चीजें यहाँ पे है, बस और कुछ भी नहीं है, ज्यादा चीजें कुछ भी नहीं है। बस जितना अपने बर्नौलीज प्रिंसिपल में यूज होगा वो होगा A1 V1 एंड A2 D2 के बारे में, बस, ठीक है। इसके पहले का वीडियो अगर आपने वॉच किया तो जरूर ये आपको समझ रहा होगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे मेन समझना है, जितना अभी तक आपने सीखा वो बस उतना यहाँ पे यूज कर दोगे, बाकी सारी चीजें आपको अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा हम लोग टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं। ये भी एक पाइप है जहाँ से आप लोग फ्लूइड को मूव कर रहे हो। एक एरिया है PQ, यहाँ पे जो RS है, और यहाँ पे देखो PQRS यहाँ पे है, और यहाँ पे ये PQ है, ऊपर RS है। D2 है डिस्टेंस बिटवीन RS, D1 है डिस्टेंस बिटवीन PQ, ये आप कंसिडर करके लिख लोगे। P1 A1 ये हो जाएगा यहाँ पे प्रेशर, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स है टोटल फोर्स इज इक्वल टू जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। लाइक प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेशर इनटू एरिया लिखा है, ठीक है। सॉरी, सो ये चीजों का आपको अच्छे से समझना है। जो H2 है ये टोटल हाइट है, उस लेंथ जो पाइप है, ये ट्यूब है उसका, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे देखते हैं P1 एंड P2 इज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट इज dV। dV तो होता है यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। सो A1 D1 इज दी वॉल्यूम, यानी कि ये पहले चले, यहाँ का A1 D1 फर्स्ट जगह का है, यहाँ का है A1 D1, और यहाँ का क्या है, यहाँ पे नॉर्मल सा A2 D2 यहाँ का है, ठीक है। ये चीजें आपको समझना। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, वर्क डन, यानी कि कितना पाइप यहाँ से कितना फ्लो में वाटर यहाँ से फ्लो होके यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना इसने वर्क डन किया। सो जितना यहाँ पे वर्क किया माइनस यहाँ पे जितना वर्क किया उसको कर दूंगा, तो ये अपने को यहाँ पे मिल जाएगा वर्क डन।
सो रो A1D1 माइनस रो A2D2, यहाँ से अपने को मिल जाएगा ये एरिया। ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया है, यहाँ से आया है, यानी A2D2 माइनस A1D1 ऐसे आपको करना है। ठीक है, सो आपको फटाक से सारा का सारा वर्क डन मेन मिल जाएगा। ये वर्क डन था, बस इतना आपको अगर समझ गया ना तो आगे बहुत चिंदी सी चीजें देखो कितना आसानी से आपको समझ जाएगा। A1D1 कितना है, A1D1 और A2D2 ये क्या होता है, dv होता है। सो देखो यहाँ पे dv पुट कर दिया मैंने उसकी जगह में, फिर यहाँ पे देखो dv कॉमन है तो dv कॉमन ले लिया और P1 माइनस P2 ले लिया, इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। समझ गया अच्छे से। चलो अभी देखते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में देखते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी 9th में से आप पढ़ते आ रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, P और Q के बीच में, P और Q के बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये पहले देखते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी इस बर्नौलीज ट्यूब के बीच में। ठीक है, चलो तो अभी अच्छे से हम लोग फटाफट देख लेते हैं बर्नौलीज ट्यूब के बारे में। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी बिटवीन P एंड यहाँ पे Q के बारे में, सो क्या होता है ये 1/2 mv², ये होता है पहली बात तो अपना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और m यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास का फॉर्मूला हो जाएगा रो v, ये अपने को यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे, फिर v है इसको मैंने dv मान लिया अगर, सो रो dv यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/2, ध्यान देना अच्छे से, m के जगह में मैंने रो v लिख लिया पहले और यहाँ पे v² कर दिया। जो v है मैंने इसको क्या माना कि 1/2 और ये रो dv और यहाँ पे आ जाएगा और v², ये dv अलग चीज है, v² अलग चीज है। ठीक है, जो dv है ये चेंज इन वॉल्यूम है। फिर dv की वैल्यू कितनी होती है, A1D1 है, सो 1/2 रो dv की जगह में A1D1 और ये हो गया v²। तो देखो यही चीज यहाँ पे लिखा है, क्या यही है वॉल्यूम, आपकी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली यही दे दिया है। ये कैसे आया ये नहीं बताया था तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, पहला कौन सा फॉर्मूला ये लगाया, फिर उसके बाद डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सो यहाँ से निकाल लिया मास की वैल्यू यहाँ पे कर दी पुट करने के बाद देखो यहाँ पे आ गया ये जो वेलोसिटी, इसको कंसीडर किया चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना यहाँ पे A1D1, तो यहाँ पुट कर दिया A1D1, अपने को मिल गया V1 का यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी बिटवीन R एंड S, सिमिलर वे में आप A2D2 ले लोगे बीच में और ये आ जाएगा। फिर सिमिलर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, अच्छा पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, यानी P एंड Q और R एंड S के बीच में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, P जो R एंड S है और P और Q के बीच में काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जो R एंड S में है ना उसको P और Q के बीच में से माइनस कर दिया। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस ये माइनस ये किया है, मतलब ये माइनस और ये हमने कर दिया है। ठीक है, ये आपको अभी दिख रहा होगा, अच्छे से आप देख लो। ठीक है, और कुछ नहीं किया है। माइनस करने के बाद अपने को देखो यहाँ पे क्या मिला, अपने को ये चीजें मिली और हमने बहुत सारी चीजें कॉमन, रो dv कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखो कॉमन लेके और V2 माइनस V1, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सिमिलर वे में आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन P एंड Q इज नथिंग बट mgh। ठीक है, और m कहाँ से मिला, रो dv, आप समझ गया होगा क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, फिर मास इज इक्वल टू रो इंटू v हो जाएगा। सो यहाँ पे मास की जगह में क्या आ जाएगा, रो dv, v को हमने dv माना है और gh1 कांस्टेंट सेम। ठीक है, सो ये मिल गया रो dvh। सिमिलरली R एंड S के लिए भी रो dvh2 मिल जाएगा। सो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वही सेकंड वाले से माइनस फर्स्ट वाला, यानी रो dvh2 माइनस रो dvh1, माइनस कर दिया तो रो dv यहाँ पे g कॉमन और h2 माइनस h1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब डेल्टा pe और डेल्टा यहाँ पे ke, ये जो भी मिला है ये वर्क डन के इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, डेल्टा ke माइनस डेल्टा pe में यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे जो हमने यहाँ पे देखा था यहाँ पे एग्जैक्टली ये प्लस है, ये ठीक है प्लस है, याद रखना अच्छे से। सो यहाँ पे प्लस है, सो यहाँ पे देखो अच्छे से प्लस है। ठीक है, चलो सो सारी चीजें अभी हम लोग फटाफट पुट कर दिए हैं, यानी कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी से मिला था रो dv यहाँ पे V2 माइनस V1 और रो dvg h2 माइनस h1 जो यहाँ से मिला, पुट किया अच्छे से, सॉल्व किया तो क्या मिला 1/2 रो और dv देखो कॉमन कर दिया तो क्या बचा अंदर V2 माइनस V1, ये प्लस साइन एंड रो g h2 माइनस h1 ये मिल गया। और W, ये W किधर से आया अपने को, ये अच्छे से अभी समझना है। तो ये मिला अपने को यहाँ से W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 dv। सो यही इसीलिए देखो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, P1 माइनस P2 dv यहाँ पे पुट कर दिया। देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल का फॉर्मूला ही बहुत बड़ा है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आपको आसान लग रहा होगा लेकिन फॉर्मूला बहुत बड़ा है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। सो यहाँ पे क्या है आगे, तो dv जो है यहाँ पे dv है,
नाउ दिस dv एंड dv विल बी कैंसल्ड एंड जो यहाँ पे p1 माइनस p2 है ये प्रॉपर ऐसे अपने को कुछ मिल जाएगा, फिर p1 माइनस p2। अब यहाँ पे देखो क्या किया, आपको खुद समझ जाएगा जिसको अलजेब्रा मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आती होगी। सो ठीक है, क्योंकि आप अभी फिजिक्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स तो आती ही होगी। ठीक है, सो p1 जो 1 वाला चीज है 1/2 रो v1 GH1 इन सब 1 वाले चीज को एक साइड कर दिया और इस P2 को हमने खुद दूसरे साइड भगा दिया, इस P2 को हमने इस साइड भगा दिया और 1/2 रो V2 और जो रो GH2 इसको हमने यहाँ पे रख दिया और बीच में इक्वल साइन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या देखने मिला, जो टोटल, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जो टोटल प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, जो लेंथ है वो वन साइड का यानी PQ साइड का, और जो टोटल प्रेशर एंड जो भी चीजें हैं वो RS साइड की, वो इक्वल होती है किसी भी ट्यूब में। यानी कि चाहे ट्यूब कितना मोटा पतला नैरो ब्रॉडर कहीं भी कितना भी रख लो, लेकिन जो फ्लूइड का प्रेशर, विस्कस फ्लूइड, मेनी थिंग हमेशा इक्वल रहेंगी चाहे जो भी हो जाए। ये हमको बर्नौलीज जो थियरम है यहाँ से मिला और यही पूरा है बर्नौलीज थियरम। ये इतना बड़ा पूरा बर्नौलीज थियरम है। सो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये बहुत सिंपल है, सिंपल बिल्कुल नहीं है। आपको 2 से 3 बार वीडियो रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि एक बार किसी के दिमाग में ये घुस जाए, एक बार में नहीं जाएगा। सो 3 से 4 बार में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, सामने सामने हजारों बार टीचर बता देते तभी भी नहीं समझता है ये, तो आपको समझना पड़ेगा वीडियो रिवाइंड करके। वीडियो को आप स्लो भी कर सकते हो, ऊपर वीडियो में क्लिक करो, 3 बटन आएंगी, वहां पे क्लिक करके प्लेबैक में जाओ और प्लेबैक से आप लोग 0.5 नॉर्मल से कम कर लो तो वीडियो स्लो हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं फटाफट एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ये अभी हम लोग फटाफट देखते हैं। फर्स्ट वाला कौन सा है, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ये क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जस्ट अभी एप्लीकेशन है, बहुत आसान टॉपिक है और इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो ई फ्लक्स क्या होता है, सपोज आपके सामने एक कंटेनर है, उसमें एक छोटी सी जगह में हल्का सा होल है। ठीक है, सो यहाँ से किस तरह फ्लूइड फट से निकलेगा, जल्दी से कैसे निकलेगा, यही हमको देखना है ई फ्लक्स में। ठीक है, सो जो ई फ्लक्स मीन्स क्या होता है, मीन्स फ्लूइड आउट फ्लो, यानी कि फ्लूइड जो होता है वो बाहर की तरफ फ्लो होना। और ऐसा हमने टोरिसेली वाले में भी देखा था, जो टोरिसेली थे इन्होंने डिस्कवर किया था इस ई फ्लक्स को। ठीक है, ये जो टैंक होता है ई फ्लक्स टैंक, इनको इन्होंने डिस्कवर किया था और इस टैंक का मीनिंग था कि कोई भी फ्रीली फॉलिंग उसके अंदर, कंटेनर के अंदर कोई भी अगर फ्लूइड भरा है सो फ्रीली क्या होगा, फॉल होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यही होता है ई फ्लक्स फ्लूइड, यानी कि एक ओरिफाइस, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ओरिफाइस का मतलब होता है होल। ठीक है, यानी कि गड्ढे, ऐसा होल। ठीक है, ओरिफाइस हम लोग ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां पे ओरिफाइस के बारे में पढ़ा था। सो ओरिफाइस मींस एक होल से कोई भी चीज यहाँ से पास होती है। ठीक है, इस चीज को किसने बताया था, टोरिसेली ने, विद द हेल्प ऑफ ई फ्लक्स। ओके, इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। और बाकी चीजें तो यहाँ कंसीडर किया है भाई, रो क्या है, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल A1, फिर जो A2 है और A1 के बीच में एरिया कम होगा, ये आप खुद ही देख सकते हो। A2 यहाँ है, A1 यहाँ है। सो A1 में जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है। देख लो पूरा कंटेनर कितना बड़ा है, कंटेनर बहुत बड़ा है और ये देखो यहाँ पे एरिया कितना छोटा है। सो A2 हमेशा देख लो यहाँ पे बहुत छोटा है A1 से। ये तो सिंपल सी बनी हुई बात है। फिर अभी हमने यहाँ पे देखो, अभी हमने इसे सॉल्व किया है। बोलना मत ये किसी को याद है या नहीं याद है, ये मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि अभी बर्नौलीज प्रिंसिपल है और ये आपको याद करना ही पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे इसीलिए डायरेक्टली ये चीज दिखाई है, बिकॉज ये लिख के कोई फायदा नहीं है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला है भाई। ठीक है, P0 ये है अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पे P1 था। ठीक है, ये P0 है, रो GH डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, H मींस हाइट, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने पढ़ा था, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। सो इसी चीज से ये भी आ गया, V1 की वैल्यू निकाल लो अपने आप, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो, अभी इसी चीज को, इसी V1 को हम यहाँ पे देखो पुट करेंगे अभी। ठीक है, इसी V1 को हम देखो अभी यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे ही देखो हमने उसकी वैल्यू पुट की, देखो अपने को A2/A1 का होल स्क्वायर मिल गया V2 स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये मिल गया। फिर A1 V1 A2/A1 V2 स्क्वायर, और जो ये 1/2 रो और यहाँ पे 1/2 रो ये कैंसिल हो जाएगा और एक साइड बचेगा, सिर्फ यहाँ से V2 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 2GH हमने इसे यहाँ साइड ले लिया और बाकी सारी चीजें इस साइड भगा दी, यहाँ पे ऐसे कुछ आ जाएगा। अब आपको समझ रहा होगा, इतने सारे हमने थ्योरम किए सॉल्व, आपको ये मैथमेटिक्स इधर उधर प्लस माइनस के साइन की इधर भगाना, ये सारी चीजें देखो हमने इस साइड भगा दी है। ठीक है, और जो V2 है यहाँ पे देखो, ये V2 माइनस करके सारी चीजें साइड में ला दी है और 2GH को बस एक साइड रखा है, बाकी ये सारी चीजें इधर भगा दी। ठीक है, मतलब ये जितनी भी यहाँ पे चीजें लिखी है इसको हमने इस साइड कर दिया है और 2GH को हमने इधर रखा है। तो ये अभी आपको तुरंत समझेगा।
तो 2GH है, यहाँ पे आप देख लो सारा का सारा हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ये जो A1V2 है यहाँ से देखो क्या किया है 1 माइनस A2 अपॉन A1 ये करके, और ये जो V2 स्क्वायर इसको ले लिया कॉमन, V2 स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया कॉमन, और ये टोटल होल स्क्वायर पे आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे होल स्क्वायर पे आ गया ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे होल स्क्वायर पे आ गया, ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सो ऐसी सारी चीजें होती है। अगर सपोज A2 इज वेरी वेरी लेस देन A1, यानी कि A2 एकदम फिर कम हो जाएगा, और जब A2 एकदम से कम हो जाएगा मैंने मान लिया 0 हो गया, सो 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है 0 होता है, ठीक है, यानी 1 माइनस 0। सो यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा अपने को V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH मिल जाएगा, अगर A2 की वैल्यू बहुत कम है तो, ठीक है। सो स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या मिलेगा V2 इज इक्वल टू रूट 2GH मिल जाएगा। एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट थ्रू एन ओरिफाइस। किसी होल से अगर लिक्विड फ्लो होता है तो उसका प्रेशर यानी उसकी वेलोसिटी रूट 2GH के बराबर होती है। H मीन्स उसका हाइट या डेप्थ जो भी चीजें होंगी, G मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और 2 यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर है, और 2 इतना लगा दो बस आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ये था एप्लीकेशन फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है वेंचुरी मीटर या फिर वेंचुरी ट्यूब। ये आपको पता ही है, कहाँ से पढ़ा आपने इसको, फिजिक्स में पढ़ा था, केमिस्ट्री में 11th में पढ़ा था इसके बारे में, वेंचुरी ट्यूब के बारे में। ये मेनली जो होता है यूज टू मेजर द स्पीड फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ ट्यूब, यानी कि किसी भी ट्यूब के अंदर किसी भी लिक्विड का कितना फ्लो है, स्पीड कितनी है, उसे हम लोग मेजर करने के लिए वेंचुरी ट्यूब का यूज करते हैं। और यहाँ पे देखो सेम हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज कर लिया है। बाकी P1 P2 A1 A2 आपको पता है, एरिया है, प्रेशर है, ये सारी चीजें कंसीडर किया है, रो जो है डेंसिटी होती है, तो ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, बाकी चीजें आपको मालूम है। और वेंचुरी ट्यूब का कुछ इस शेप में ऐसा कुछ होता है डिजाइन, ये आपको मेन चीज याद रखना है। और यहाँ से P1 माइनस P2 हमने यहाँ से जो P2 है इसको हमने साइड में ले लिया, ये P2 इस साइड ले लिया और बाकी चीजें इधर भगा दी, और अपने को एट द एंड ये मिल गया टोटल कनेक्शन, ठीक है, यानी कि जो टोटल फोर्स है। वहां से हमने इसे ऐसे सॉल्व किया और ये कुछ ऐसे करके, और अपने को मिल जाएगा 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1। आप खुद देखो, ये आपको खुद समझ जाएगा कैसे आया। यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, देखो V2 माइनस V1 है। अगर सपोज यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, रो V2 माइनस रो V1, जो यहाँ पे रो V2 है ये पूरा का पूरा देखो यहाँ से गायब हो गया है, और रो GH ओनली मिला है, ठीक है। सो यहाँ पे V2 माइनस V1 वेलोसिटी अगर एकदम लेस है, अगर वेलोसिटी यहाँ पे बहुत कम है, सो पूरा का पूरा चीज ही गायब हो जाएगा ना, समझ गया कि नहीं। अगर वेलोसिटी 0 है सो 1/2 रो यहाँ पे बचेगा और पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। सो इसके लिए यहाँ पे हमने हाइट समथिंग ले ली, और P1 माइनस P2 रो GH यहाँ पे आ जाएगा, और वेयर रो 2GH इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ये अपने को सॉल्यूशन मिलेगा। बस आपको वेंचुरी मीटर के बारे में जानना है, ये सब कभी एग्जाम में कुछ पूछने नहीं वाला है। नेक्स्ट है लिफ्टिंग अप ऑफ अ एरोप्लेन। एरोप्लेन कैसे लिफ्ट अप होती है, तो यहाँ पे नॉर्मली डायनेमिक लिफ्ट यूज होता है, इसका हमने पूरा का पूरा थियरम आगे इसके पहले पढ़ा था। और ये बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से भी जो प्रेशर होता है विंग में, वो विंग का प्रेशर नॉर्मली जब उड़ती है टेक ऑफ होता है सो डिक्रीज होता है विंग का प्रेशर, और जब विंग का प्रेशर डिक्रीज होगा सो जो फ्लो होगा विंग का, और जो विंग के नीचे जब हवाई जहाज उड़ रही होती है, एरोप्लेन उड़ रही होती है, उसके नीचे का प्रेशर बहुत मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से वो एयर ऊपर की तरफ हो जाती है, ठीक है, यानी कि जो एरोप्लेन ऊपर की तरफ हो जाता है। सपोज ये है, ये सपोज यहाँ पे मैंने बना दिया अपना ये एरोप्लेन, ठीक है, ये सपोज अपना एरोप्लेन है, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा अच्छे से, ये है अपना एरोप्लेन। सो जो विंग होगी ना, विंग इसके यहाँ का जो स्पीड होगी वो बहुत कम होगी, बट जो ये पूरी की पूरी फ्लाइट है ना, जो पूरी फ्लाइट है, इस फ्लाइट के नीचे का जो पूरा प्रेशर रहेगा ना, वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ डायनेमिकली लिफ्ट करेगा, और इसी के वजह से क्या होती है, अपनी की जो एरोप्लेन होती है प्रॉपर तरीके से फ्लो होती है आगे के डायरेक्शन में, और जो एरोप्लेन है टेक ऑफ लेती है। और जो वेट होता है कोई यहाँ पे मायने रखता नहीं है एरोप्लेन का, बिकॉज बहुत ही लेस हो जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स होता है ना एयर का, वो उसके वेट के, एरोप्लेन के वेट से भी ज्यादा होता है इस टाइम पे, इसके लिए जो एरोप्लेन होती है वो टेक ऑफ करती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर, ये आप खुद से रीड करोगे आपको समझ जाएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं, नॉर्मल से इंजेक्शन जैसा कुछ यहाँ पे वही सिस्टम यहाँ पे अप्लाई होता है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। ये जो चीज होती है इसके यूज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं, वहां पे ये यूज होता है, लाइक आपने इंजन में देखा होगा, आपने एड वगैरह भी देखा होगा ऑयल का, वो एड डालते हैं, ठीक है, वो ऑयल का एड वगैरह भी आपने देखा ही होगा। सो वही ऑटोमोबाइल इंजन पेंट गन होता है इसके बारे में, और जो सेंटी स्प्रे है,
ठीक है, इंसेक्ट स्प्रेयर है, यहाँ पे ये बर्नौलीज प्रिंसिपल ये यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लोइंग ऑफ रूफ बाय स्टॉर्मी विंड। ठीक है, जो विंड होती है ना उसकी वजह से जो रूफ होता है वो ब्लो हो जाता है। सो ऐसा क्यों होता है? सो ऊपर का जो प्रेशर होता है वो बहुत मैक्सिमम होता है, बट जो नीचे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा होता है, और इसके वजह से जो विंड होता है ना वो क्या करता है, ऊपर के जो पतरे या फिर रूफ जो होता है उसे पूरा ब्लो कर देता है, उड़ा देता है। ये भी नॉर्मली बर्नौलीज प्रिंसिपल के वजह से ही होता है। सो ये जो प्रिंसिपल थे ये कभी एक दो अगर आएंगे वेंचुरी ट्यूबवेल आ जाएगा, या फिर जो अपना ई फ्लक्स है वो आ जाएगा, बाकी तो कोई आने से रहे नहीं आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वही दोनों थे। सो उन्हें आप अच्छे से समझिए, और ये दो लाइन के आप खुद से पढ़ोगे आपको खुद को समझ जाएगा, क्योंकि आपको अब मालूम है पी नॉट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। नॉर्मल जो पी है ये होता है, जो यहाँ लिखा है उसे एक्सेप्ट करो और पढ़ लो, बिकॉज इसमें कोई कंसेप्ट जैसी कोई चीज है ही नहीं। इसके लिए मैंने फटाफट प्रिंसिपल ले लिया है। ठीक है, बाकी इसके पहले का जो था वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वीडियो एक दो बार वॉच कीजिए। बस इसमें सबसे हार्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल था, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि हमने उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड किया है। उससे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी दोनों जगह का फाइंड किया, इधर का भी दोनों जगह का फाइंड किया, फिर दोनों को ऐड किया, जो भी अपना एट द एंड मिला उसमें W का फॉर्मूला लगाया था, और ऐसे ऐसे हमारी चीजें मिली थी। ठीक है, थोड़ा सा अपने लाइफ में फास्ट पल लाओ, फास्ट बनो, ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।